हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम किस नंबर 1 चैनल स्मार्ट क्लासेस में। जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकंड चैप्टर के बाद हम लोग थर्ड चैप्टर के फाइनल शॉट को लेके आए हैं। बिल्कुल आप लोग की डिमांड पे कि सर जल्दी जल्दी बना दीजिए, जो भी चीजें छूटी होंगी उसको हम नोट कर लेंगे, सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बताएंगे उस पर ही हमारा ज्यादा फोकस होगा। तो बिल्कुल बच्चों, आज का वीडियो बिल्कुल जीरो से हीरो वाला है और ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हो पा रही, जो सिर्फ भरोसे पे टिके हैं। तो बिल्कुल बेटा, भरोसा नहीं तोड़ना है, भरोसा कायम रखना है और आपके द्वारा दिए गए निर्देशों को हम जरूर नोटिस करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो हम पूरा कर रहे हैं। आप सभी को निकाल लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे इस चैप्टर से लिए जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है हमारा वैद्युत रसायन। अगर आपके कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, हम ऑनलाइन हैं, आपके मैसेज का जरूर जवाब देंगे। ऐसा नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे, आप देखते हो हम जवाब देते भी हैं। जो भी डाउट, जो भी सुझाव, जो भी क्वेश्चन पूछना हो हमसे बेधड़क पूछ लिया करो, ठीक है, डरने की कोई बात नहीं। चलो, तो जैसा कि हम देख रहे हैं ये वैद्युत रसायन चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, और हम लोग स्टार्ट करेंगे, आई मीन श्री गणेश करेंगे बहुविकल्पी क्वेश्चन, मतलब एक नंबर वाले क्वेश्चंस। अगर आप एक नंबर वाले क्वेश्चन देखो तो आपसे कह रहा है 4 धातुएं हैं, ए बी सी डी। अब यहां पे सबका हमें क्या दे दिया है, मानक अपचयन विभव। ए का दिया है -3.05, बी का 166, सी का -0.40 और डी का दे दिया है 0.80 वोल्ट है। इनमें से प्रबलतम अपचायक पूछा हमसे, प्रबलतम अपचायक। और जैसा कि मेरे बच्चे जानते हैं कि सबसे ज्यादा अगर रिड्यूस्ड की बात करेंगे तो जिसमें सबसे ज्यादा पॉजिटिव होगा वोल्ट, वही सबसे ज्यादा रिड्यूस्ड होगा। मतलब कौन? डी। कितना? 0.80। इससे कम, देखिए यहां पे कुछ छूटा है, ये -1.660 है, उससे कम। देखिए बेटा ध्यान से, ठीक है। अगर वही बात होती सबसे न्यूनतम तो -3.05 होता, -1.66 होता या -0.40 होता। तो सबसे प्रबलतम हो गया हमारा क्या, ये। अब सभी के सभी वैल्यू माइनस में है तो ये क्या है, कम है। उसके बाद कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करता है? धातुओं की प्रकृति पर, विलयन के ताप पर, विलयन की मोलरता पर, या इन चारों पर? बताइए। क्वेश्चन एकदम साफ साफ है। क्वेश्चन का कहना है कि अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो इलेक्ट्रोड किस पे निर्भर करता है। तो एक छोटा सा फंडा बता रहे कि जब भी क्वेश्चन ऑल वाला हो ये 99% तक सक्सेस होता है। ऑल वाले क्वेश्चन ज्यादातर सही हो जाते हैं। अब कहोगे सर कैसे? तो आप दो खोजो, दो सिमिलरिटीज कि इलेक्ट्रोड हमेशा दो होंगे, कैथोड और एनोड, और जाहिर सी बात है धातु होगा तो एक धनात्मक और एक ऋणात्मक, तो ताप और मोलरता निर्भर करेंगे, ये दोनों कॉमन हो गया। तो जब दो कॉमन हो गए तो तीसरा अपने आप हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, धातु को सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। अब बेटा ऑक्सीकृत मतलब उसमें ऑक्सीजन के अणु आसानी से रिएक्टेंट हो जाएंगे। किसमें? कॉपर, मरकरी, कॉपर, सिल्वर, प्लेटिनम और एल्युमिनियम। तो याद करिए
हम लोग देखते हैं ना सबसे ज्यादा अयस्क किसका मिलता है, बॉक्साइट। बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है Al2O3.2S2, तो इसमें से आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। ओके, चलिए आगे चला जाए। 3 तक क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 और 5। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। अब बेटा हाइड्रोजन द्वारा अपचयित करने का बस एक छोटा सा मतलब है कि जो हाइड्रोजन के नीचे हो, तो हाइड्रोजन के नीचे 4 ही है, कॉपर, सिल्वर, मरकरी और गोल्ड। यही चारों नीचे जो अपचयित होंगे, उसके ऊपर वाले अपचयित नहीं होंगे। तो हम देख रहे हैं सोडियम ज्यादा होता है, एल्युमिनियम ज्यादा होता है, मैग्नीशियम ज्यादा होता है, तो कौन है नीचे, ये है नीचे। याद करो धातुओं की सक्रियता का क्रम, लीक, बासर, नाका, मग, अलजन, फेरी, सनपब है। तो उसमें हम देखिए हाइड्रोजन से जो नीचे होंगे उपचयित होंगे, जो हाइड्रोजन से ऊपर होंगे उपचयित नहीं होंगे। फिर कह रहा है धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl से विस्थापित नहीं कर सकती, देखो यहीं पे है ऑप्शन, तो जो भी नीचे है ये सब नहीं करते। तो कौन है, जिंक है, कॉपर है, मरकरी है, एल्युमिनियम है, कौन है, कौन है, बताओ बताओ। सब बता दोगे, हमें पता है, दिख ही रहा है, हमारे बच्चे बहुत अच्छे, हमें पता है। तो कौन हो जाएगा, कॉपर। यहां तक कोई डाउट है, अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, अगर कोई डाउट नहीं तो बस आप एक लाइन लिखिए, यस सर क्लियर है, समझ में आ रहा है। और अगर कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा, हम आपके डाउट्स को जरूर क्लियर करेंगे। ओके, चलिए हम लोग आते अति लघु क्वेश्चन पे। अति लघु का पहला ही क्वेश्चन है, रेडॉक्स विभव किसे कहती है। तो बेटा हेडिंग बना लीजिए। अगर हम बात करें रेडॉक्स विभव की, तो हमसे यह कहा गया रेडॉक्स विभव में कि जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन जब सेल में ऑक्सीकरण तथा अपचयन अभिक्रिया होती है, तो धातु और विलयन के मध्य स्थापित विभवांतर को रेडॉक्स विभव कहते हैं। रेडॉक्स विभव कहते हैं। जैसे अगर मान लीजिए, अगर हम बात करें जैसे, तो OX प्लस Ne ये होके रेड हो जाएगा, यही हमारा क्या है, अपचायक, रिड्यूस कर जाएगा, जिसे हम रेडॉक्स विभव कहते हैं। कॉपी कर लीजिए बेटा, समझ में आ रहा है। अगर हम रेडॉक्स विभव के एक छोटे से फॉर्मूले की याद करें, तो हमारे बच्चे फॉर्मूले भी याद होगा क्या, E बराबर E0 प्लस 0.0591 बटा n log 10 OX बाई रेड।
इतना लिख देंगे, एग्जामिनर समझेगा कि मेरा बच्चा बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है और आपको मार्क्स भी वो बहुत अच्छे देगा, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, या अगर डाउट्स है तो मुझे जरूर बताइएगा। फास्ट फास्ट आगे चला जाए, कॉपी कर लीजिए। नेक्स्ट देखिए, टोटल 6 है अति लघु। रेडॉक्स विभव किसे कहते हैं, ये क्लियर हो गया। किसी सेल के विद्युत वाहक बल से आप क्या तात्पर्य है। कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा। जिंक तथा तांबे में एक अम्लों में हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती, तो कौन, जिंक या कॉपर। तो आपको याद होगा, अभी कुछ देर पहले ही बता रहे थे, जिंक जो है हाइड्रोजन गैस विस्थापित करती है और जो कॉपर है यही हाइड्रोजन गैस विस्थापित नहीं करती, है कि नहीं। विद्युत रासायनिक श्रेणी में एल्युमिनियम हाइड्रोजन से ऊपर है, किंतु यह वायु और जल के साथ स्थायी है, क्योंकि वो अत्यधिक क्रियाशील इसलिए स्थायी होता है। और इसके साथ साथ कोलराउस का नियम क्या है, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो चलिए अभी हम बात करेंगे सेकंड की, और कह रहे हैं कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालने पर क्या होगा, वो उसको विस्थापित करके आयरन सल्फेट का विलयन बना लेगी। लेकिन वहां तक जाने से पहले भी हम बात करेंगे क्या, विद्युत वाहक बल। तो क्या कहता है, किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में जो अंतर होता है उसमें परिपथ में कोई विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती, उसी को विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर विद्युत वाहक बल फिजिक्स का भी पार्ट है, आपके फिजिक्स वाले सर इसको जरूर बताए होंगे, तो नहीं तो नोट कर लो, बोल दे रहे हैं। क्या है कि किसी सेल के इलेक्ट्रोडों के इलेक्ट्रोड विभव में वह अंतर जब सेल से परिपथ में कोई विद्युत धारा नहीं बहती। अगर किसी का डाउट है तो मुझे बताइएगा, हम देखो बिल्कुल ऑनलाइन है, आपके आंसर को जरूर देंगे। तो उन्हीं को कहते हैं क्या, विद्युत वाहक बल। और हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है कोलराउस का नियम, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो बेटा हेडिंग बना लीजिए, जो लोग लिखें अच्छी बात है, जो लोग नहीं लिखे जल्दी से लिख लेंगे कि आखिर कोलराउस का नियम क्या है। देखा होगा ये कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ चुका है, कोलराउस का नियम है कि नहीं। लिखिए बेटा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य की अनंत, किसी विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर चालकता इसके धनायनों तथा ऋणायनों, इसके धनायनों तथा ऋणायनों की मोलर चालकताओं के योग के, मोलर चालकताओं के योग के बराबर होती है, बराबर होती है। यदि प्रत्येक चालकता पद को विद्युत अपघट्य सूत्र में व्यवस्थित किया जाए तो इसका एक छोटा सा उदाहरण बनता है। उदाहरण में याद कर लीजिए क्या, जैसे मान लीजिए अनंत तनुता की बात हो तो यहां इनफाइनाइट कर लेंगे। हम एक मोलर चालकता ले रहे किसके लिए, HCl के लिए। अब HCl को तोड़िएगा बेटा तो एक धनात्मक टूटेगा, एक ऋणात्मक पड़ेगा। मेरे बच्चे जानते हैं कि HCl में जो धनात्मक टूटेगा वो हाइड्रोजन आयन होगा और जो ऋणात्मक टूटेगा वो हमारा क्लोरीन आयन होगा। तो इसी को कह रहा है क्या, कोलराउस का नियम।
बताइए, इस बात से कोई दिक्कत? क्या ये बात समझ में आ रही मेरे बच्चों को? आगे चला जाए। आगे चला जाए। देखो कह रहे हैं नेक्स्ट, जैसा कि नीचे आप देख रहे हैं, कोलराउस है तो कोलराउस के द्वारा पूछा है कि नियम द्वारा दुर्बल विद्युत अपघट्य के वियोजन कोटि की गणना किस प्रकार की जाती है। तो आप याद रखिएगा कि अगर हम बात करेंगे कोलराउस के वियोजन की, तो किसी दुर्बल विद्युत अपघट्य की मोलर चालकता उसके वियोजन की मात्रा पर निर्भर टूटती है, जितना कि हम उसमें कितने विद्युत अपघट्य मिला रहे। तो याद करिए, ये चीज हम आपको लॉन्ग में बताए हैं। अगर आपके पास डिस्क्रिप्शन होगा तो वहां से आप जरूर देख सकते हैं। आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है लॉन्ग का, वहां से आप देख लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन क्या है। उसमें कोलराउस के नियम को बहुत ही संक्षेप में बताएं, अगर आप किसी प्रकार का डाउट है तो। कह रहे व्याख्या करिए कि निम्नांकित अभिक्रिया संभव है कि नहीं। आयरन को हम गर्म भाप के साथ कर रहे हैं और कॉपर को HCl अम्ल में डुबो रहे हैं, तो क्या यह अभिक्रिया संभव है कि नहीं? अगर है तो क्यों? एक उदाहरण क्या कह रहे हैं, कॉपर की क्रिया करा रहे किसके साथ? आयरन के साथ। और तो हमने देखा कि जब आयरन भाप मतलब H2O जल, तब वो बन जा रहे क्या? हेमेटाइट Fe3O4 और H2। बैलेंस करने के लिए 4 यहां लगा दीजिए, 4 दूना 8 हो गया, तो 4 यहां लगा दीजिए, 3 ये लगा दीजिए, बैलेंस। तो ये क्या है? संभव है कि नहीं? उसी तरह अगर हम बात करेंगे कॉपर की क्रिया इससे, तो क्या है? अभिक्रिया संभव नहीं है, क्योंकि कॉपर हाइड्रोजन से क्या है? दुर्बल अपचायक है। तो जो कॉपर है वो HCl से क्रिया करके क्या है? कोई अभिक्रिया नहीं देता, कोई अभिक्रिया नहीं देता। बताइए बेटा, क्या ये कोई दिक्कत है? उसके बाद कह रहे प्रबल तथा दुर्बल विद्युत अपघट्यों को उदाहरण से समझाइए। तो प्रबल विद्युत अपघट्य वे होते जो अपने अंदर आयनों को घोल लेते। जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो कुछ उदाहरण हम आपको लिख दे रहे हैं, आप उसको कॉपी कर लीजिए। अगर हम प्रबल विद्युत अपघट्य की बात करें तो जैसे क्या NaCl, KCl, ये सब हमारे प्रबल है। NaCl, मान लो अगर हम कोई क्षार की बात करें तो NaOH, मान लो कोई अम्ल की बात करें, ये NaOH है, तो HCl, ये सभी प्रबल वैद्युत अपघट्य हैं। अगर हम बच्चों दुर्बल वैद्युत अपघट्य की बात करें तो दुर्बल जैसे CH3COONA। अब सवाल होगा सर ये होता क्या, हम पहचानेंगे कैसे? तो याद रखिएगा कि वे विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में अन्य ध्रुवीय विलायकों के साथ बने विलयन में लगभग पूर्णतः विभाजित होते हैं, उन्हें ही कहते हैं क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य। जैसे सोचिए अगर HCl को आप डुबो रहे तो वहां से हाइड्रोजन पूरी तरह विस्थापित हो जाएगा। तो जब हाइड्रोजन पूरी तरह विस्थापित हो जाएगा तो उसी को कहेंगे क्या? प्रबल विद्युत अपघट्य। और अगर हम दुर्बल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन पूरी तरह विस्थापित नहीं होगा, तो उसे क्या कहेंगे? दुर्बल विद्युत अपघट्य। बताइए, क्या ये प्रबल और दुर्बल वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? आगे चले हम। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं? इसका मान किन किन कारकों पर निर्भर करता है?
अगर हम इलेक्ट्रोड विभव की बात करें तो याद रखिएगा कि जब किसी धातु को उसी धातु के किसी लवण में रखा जाता है तो धातु के विलयन संपर्क तल पे एक स्तर बनाते हैं, जिसके फलस्वरूप धातु विभवांतर हो जाता है और इसी क्रिया को हम कहते हैं क्या, इलेक्ट्रोड। जैसे कॉपर है तो शुद्ध बना तो कैथोड बन गया, कॉपर का अशुद्ध बना तो बच्चा एनोड बन गया। कैथोड एनोड याद है। अब करें इसका मान किन किन पर क्या होता है, निर्भर करता है। तो जैसे विभवांतर पर, उसके विद्युत अपघट्य पर, उसके प्रेरक कारक पर और विलयन की सांद्रता पर, क्योंकि चैप्टर हमारा क्या, विद्युत अपघट्य। उसके बाद कह रहे विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं, तो कहा गया धातुओं की सक्रियता की जो श्रेणी होती है उसे ही विद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इसके प्रमुख लक्षण तथा दो प्रमुख उपयोग लिखिए, है कि नहीं। तो चलिए लक्षण हम लिखवा दे रहे हैं और दो उपयोग लिखवा दे रहे हैं, इस तरह आपको याद हो जाएगा। तो सबसे पहले लक्षण ही लिख लीजिए। लक्षण क्या है भाई, अगर हम लक्षण की बात करें तो देखिए लक्षण के लिए यहां जगह है, आप लक्षण लिख लीजिए। श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर, श्रेणी में ऊपर से नीचे जाने पर अपचयन क्षमता घटती है और दूसरा याद रखिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके देखिए जो तत्व ज्यादा सक्रिय सबसे ऊपर, जो तत्व कम सक्रिय उससे सबसे नीचे। तो सक्रियता श्रेणी घटते हुए क्रम है जो हमें प्रकृति बताती है कि कैसा विद्युत अपघट्य है। तो हाइड्रोजन से ऊपर सभी तत्व अम्लों से अभिक्रिया करके उसे विस्थापित करेंगे, उसे विस्थापित मतलब हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। अगर इसी तरह हम बात करें उपयोग की तो याद रखिएगा इसका जो उपयोग है सबसे पहला उपयोग याद रखिए बच्चा कि किसी सेल के मानक वैद्युत वाहक बल का निर्धारण में, मानक वैद्युत वाहक बल के निर्धारण में, और दूसरा याद रखिएगा धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में, धातुओं की क्रियाशीलता की तुलना करने में। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपको हम इसका होमवर्क दे रहे हैं, ये वाला। किसी विद्युत अपघट्य की तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए। सांद्रता परिवर्तन करने पर इनका क्या, अब याद करिए तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता दोनों बताए थे। ओके, फास्ट फास्ट। अगर डाउट होगा तो हम बता भी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि हम नहीं बताएंगे। बोलोगे तो एक लाइन में हम इसको समझा दें, है कि नहीं। तो इसका स्क्रीनशॉट खींच लो तो फिर हम आगे चले। विद्युत रासायनिक श्रेणी आई, क्या कहा गया कि विभिन्न धातुओं और अधातुओं के मानक इलेक्ट्रोड विभव को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे ही क्या कहते हैं, वैद्युत रासायनिक श्रेणी कहते हैं। अगर ये तुल्यांकी चालकता मोलर चालकता नहीं आई तो बोलो हम एक लाइन में लिख दे, क्लियर हो जाएगा।
ठीक है, चलिए वरना कहेंगे सर छोड़ दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? तुल्यांकी चालकता और मोलर चालकता। तो सबसे पहले आप हेडिंग बनाइए क्या, तुल्यांकी चालकता ही। ऐसे बना ले दो कॉलम, इधर जो होगा हमारा तुल्यांकी चालकता और इधर जो होगा हमारा मोलर चालकता। तो पहले हम बात करेंगे क्या, तुल्यांकी चालकता। देखिए 1 सेंटीमीटर दूरी, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेंटीमीटर अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक रखे विलयन में यदि 1 ग्राम तुल्यांक विद्युत अपघट्य घुला हो, विद्युत अपघट्य घुला हो, तो इस अवस्था में विलयन की चालकता, इस अवस्था में विलयन की चालकता उसकी मोलर चालकता कहलाती है। बताइए, मोलर चालकता क्लियर हो गई? आइए हम बात करेंगे उसकी ये तुल्यांकी चालकता। अब मोलर चालकता की हम बात करेंगे, यहां मोलर चालकता क्या कह रहा है भाई, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेमी, 1 सेंटीमीटर दूरी एवं 1 वर्ग सेमी अनुप्रस्थ परिच्छेद के क्षेत्रफल वाले दो समांतर इलेक्ट्रोडों के बीच रखे विलयन में यदि 1 ग्राम मोल, 1 ग्राम मोल विद्युत अपघट्य घुला हो, तो इस चालकता को
कर चालकता कहते हैं? बताइए, क्या ये बात क्लियर है? अगर आप क्लियर है तो यस सर में आंसर दीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइएगा। अगर हम प्रभाव की बात करें तो सांद्रता परिवर्तन के लिए ताप, दाब, उत्प्रेरक और उसकी प्रकृति वैद्युत अपघट्यों की भी निर्भर होती है। इस लाइन में कोई दिक्कत है? इसको जल्दी से कॉपी कर लीजिए, अगर कोई डाउट है तो मुझे जरूर बताइए। फास्ट बेटा फास्ट। हो गया बच्चों? चलिए, इसके बाद हम लोग बात करेंगे दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की। अगर दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन की बात करें तो एक ही है, बहुत इजी है। देखिए, कोलराउस, जैसा कि हम आपको बता दिए, तो कोलराउस के नियम की सहायता से आप एसिटिक अम्ल की अनंत अनुता मूल्य चालकता किस प्रकार ज्ञात करते हैं, और मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का सचित्र वर्णन कीजिए, जो एक उपयोगिता भी लिखे। ये दोनों हम आपको लॉन्ग क्वेश्चन में दे चुके हैं। अगर आप हमारी लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे तो 100% आपको आ जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। ये दोनों आपका जो रहेगा वो होमवर्क रहेगा, ठीक। अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन देखोगे तो दोनों ही लॉन्ग क्वेश्चन में है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट्स है तो मुझे जरूर मैसेज कीजिएगा, हम बिल्कुल अवेलेबल रहेंगे। ओके, तो चलो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।